दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सत्य सत्र में, जो आप तक पहुंचाता है चापलूसी नहीं संवाद, जनता का सत्ता के साथ। आज हमारे साथ हैं बीजेपी जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट। आज हम इनसे चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे और भारतीय सीमाएं कैसे असुरक्षित हैं, प्रदेश के क्या हालात हैं, इन्हीं सभी पर इनकी चर्चा करेंगे। आप भाई साहब सुरेंद्र जाट को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं उनकी पार्टी को, जिन्होंने उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पूरे दमखम से बीजेपी आई। क्या 2024 में शिवराज इस कामयाबी को कायम रख पाएंगे तो कैसे? धर्मेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जी। मध्य प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि मध्य प्रदेश की जनता ने एक स्थायी सरकार मध्य प्रदेश में बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। रही बात 2024 की, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पूरे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा उनकी लोकप्रियता कैसी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश में गांव, गरीब और किसान की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री हैं। ऐसा कोई वर्ग उनसे छूटा नहीं है जिसकी वो चिंता नहीं करते हो। मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से भी देखा है। अभी जब वो पिछले दिनों यहाँ श्योपुर आए थे, तब गाड़ी में मेरे से कह रहे थे कि गरीबों का उत्थान करना ही मेरा और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। अध्यक्ष जी, जो भी शासन की योजनाएं चलती है नीचे कैसे लोगों तक पहुंचे, इन सब की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की होना चाहिए। हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी इस बात को देखेगी कि जो शासन योजनाएं बनाता है वह योजनाएं नीचे तक कैसे पहुंचे और नीचे तक पहुंचने अंतिम छोर के व्यक्ति को उसका लाभ कैसे मिले, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भी करेगा और आने वाले 2024 में आप निश्चित मानिए जनता का आशीर्वाद पुनः माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को और भारतीय जनता पार्टी को ही प्राप्त होगा। आप युवा हैं, श्योपुर के जिलाध्यक्ष हैं, आप अपनी भूमिका पार्टी में कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो यह है कि मैं सभी युवाओं से एक निवेदन करना चाहता हूं। भारत में 55% युवा हैं और भारत की जो सोच है वह युवा जिस तरफ भारत को ले जाना चाहते हैं, इन सब में युवा को, इस राष्ट्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका युवा को अदा करना होगी। क्योंकि हमने देखा धर्मेंद्र जी, आज के दौर में राजनीतिक जो नेता है, जो सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, जनता उनको ठीक नहीं समझती है। कहीं ना कहीं राजनीति के स्तर में गिरावट आई है। राजनीति में जब अच्छे लोग रहेंगे और युवा रहेंगे तो निश्चित ये देश आगे बढ़ेगा। हमने देखा कि इस देश को आगे बढ़ाने में जो 25 से 30 साल और 35 साल तक के जो युवा हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए बलिदान किया है, चाहे वह भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इन सब लोगों की उम्र भी बहुत कम थी, युवा सोच थी, स्वामी विवेकानंद हो, सब लोगों ने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में काम किया। इसलिए मैं सब युवाओं से कहना चाहता हूं, उनको अधिक से अधिक राजनीति में भी सहभागिता रखना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक सुई तक का निर्धारण जो रेट का होता है वह लोकतंत्र के माध्यम से और जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकारें होती है उनके माध्यम से होता है। जब अच्छे लोग राजनीति में रहेंगे तो अच्छा काम होगा, लोगों की मदद होगी। आज हमें युवा मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है और इससे पार्टी को क्या लाभ होगा? जब से मैं अध्यक्ष बना, भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए और मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में हमने जिला अध्यक्ष जो नियुक्त हुए उनकी उम्र 55 साल की और मैं तो इस मामले में इसलिए भी सौभाग्यशाली हूं कि मेरी जो उम्र है वो 40 वर्ष है। 40 वर्ष की उम्र में पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। पार्टी का युवाओं में किस तरीके हम अधिक से अधिक पेट बनाएं। जब से मैं बना, हमारी जितनी भी पार्टी की बैठकें हुई या पार्टी ने जो समय जब हम विपक्ष में थे तो आंदोलन किए, सब में 60 से 65 और 70% हमारे कार्यक्रमों में युवा हैं और युवा रहे। हम सब युवाओं को लेकर और अच्छे माहौल में श्योपुर का विकास कैसे हो, मध्य प्रदेश का विकास कैसे हो और युवा अपनी भूमिका तय करे, राजनीति में तय करे, जिस वो क्षेत्र में जाना चाहता हो वहां तय करे। हम
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता उस युवा के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएगा। मैं खुद भी युवाओं के साथ मुझे अच्छा महसूस होता है। जब कांग्रेस भीतरी घाट की वजह से पूरे देश में अपना अस्तित्व खोती जा रही है और तब लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में राजनीतिक लाभ के लिए आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में भीतरी घाट को कैसे रोक पाएंगे? मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इसलिए असहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो आने वाला व्यक्ति है वह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आ रहा है जी। और कुछ लोग ऐसे जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को स्थान नहीं है, क्योंकि हम अनुशासन वाले लोग हैं, हम अनुशासन में चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक कार्य जो होता है वो हमारा जो प्रदेश नेतृत्व होता है उसके माध्यम से तय होकर, हमारा जिला जो तय करता है, हमारे मंडल जो तय करते हैं, हम सब पार्टी की विचारधारा के साथ और राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ काम करने वाले लोग हैं। जो बंधु हमारे कांग्रेस को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जुड़ना चाहते हैं, हम सब उनका स्वागत करना चाहते हैं। साथ ही उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम हमारी संस्कृति को, हमारे राष्ट्र को और हमारी पार्टी को हमारी वजह से किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इन सब की चिंता आने वाले व्यक्तियों को भी करना है, उन सब लोगों को भी करना है, मिलकर अच्छा काम करना है, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। शारीरिक और मानसिक आतंकवाद के बारे में आप क्या सोचते हैं और हम कैसे अपने देश को इससे दूर कर पाएंगे? आतंकवाद इस देश में एक ऐसा जहर है जिससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि आतंकवाद किसी भी जाति समुदाय से नहीं होता है। आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो हम लोगों ने यह तय किया कि आतंकवाद कैसे खत्म हो, हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों, क्योंकि जो ये आतंकवाद है वो प्रायोजित आतंकवाद है। पाकिस्तान द्वारा हमारे यहाँ के निर्दोष लोगों को हम कैसे आगे नहीं बढ़े, भारत को कैसे रोका जाए। और आतंकवाद से आज वैसे तो मैं आपसे कहूंगा कि पूरा विश्व परेशान है। भारत लगातार कई दशकों से इस दंश को झेल रहा है। माननीय मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने तो लोगों को कुछ भी लगा हो, लेकिन मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब हमने नोटबंदी की तो लोगों को लगा कि नोटबंदी से क्या होगा। ये बात सही है कि लोगों को कष्ट हुए होंगे, परेशानी हुई होगी, लेकिन नोटबंदी आतंकवाद की कमर को तोड़ने में मील का पत्थर साबित हुई है। जब से नोटबंदी हुई, जो नकली मुद्रा का उपयोग जो आतंकवादी करते थे उस पर बहुत प्रतिबंध लगा है। साथ ही आतंकवाद जो हमारे जम्मू कश्मीर में था, हमारे जो नेता जिस चीज के लिए शहीद हुए, हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब हम भारतीय जनता पार्टी की बैठकें किया करते थे या कोई आंदोलन किया करते थे तो हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। जब हम नारे देते थे तो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नारों में ये बात करते हैं, लेकिन हमने हमारे देह को कभी नहीं छोड़ा। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने, तो हमने धारा 370 हटाने की बात जब हम बार बार जम्मू कश्मीर से करते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं सहेगा हिंदुस्तान की बात को हमेशा बुलंद करते रहे और इस बात को हमने सार्थक भी किया। केवल नारे तक नहीं रहे, हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, वहां से आतंकवाद को खत्म करने का भी हमने पूरा प्रयास किया। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का नाम बदलने से क्या उसमें भारत विरोधी गतिविधियां बंद हो जाएंगी? जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का नाम बदलना इस विषय में तो मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जो हमारे विद्यार्थी हैं उन सब विद्यार्थियों को सोचना चाहिए कि शिक्षा इस राष्ट्र की दिशा और दशा तय करती है। वहां पढ़ने वाले हमारे छात्र जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह और टुकड़े टुकड़े गैंग वहां जब सक्रिय हो गई तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हम शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन तो ठीक करें, साथ ही हमारे देश को हम कैसे आगे बढ़ाएं। अभी जो जेएनयू में जो सब कुछ चल रहा है वह ठीक नहीं है, उसको बहुत ठीक करने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूं नाम बदलना नहीं बदलना ये कोई विषय अलग हो सकता है, लेकिन वहां के छात्रों को अपना चरित्र जरूर बदलना चाहिए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा धीरे धीरे असुरक्षित हो रही है, इसका क्या कारण है?
वैसे तो माननीय मोदी जी और भारत की जो विदेश नीति है वह सब हमारी मजबूत है। सीमाओं को लेकर जो अभी पाकिस्तान और चीन वो नहीं चाहते कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है वह भारत को रोकना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर सीमाओं को असुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह दूं कि आने वाला समय भारत का है। पहले भी हम कहा करते थे कि भारत सोने की चिड़िया था, हम इस विश्व का नेतृत्व किया करते थे। आने वाले समय में भारत फिर नेतृत्व करेगा। ये पाकिस्तान के लोग या चीन के लोग जो लगातार अपनी गतिविधियां जो वहां सक्रिय कर रहे हैं, हमारी सेना बहुत सशक्त है, बहुत संबल है, अपनी निगाहें लगाई हुई है। कोई भी दुश्मन भारत की तरफ गलत निगाह से नहीं देख सकता, क्योंकि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो भी हमने देखा कि दिवाली हो, होली हो या कोई त्योहार हो, हमारी सेना के बीच में मनाते हैं। पूरा देश सेना के साथ खड़ा हुआ है, हम सब लोग सेना के साथ खड़े हुए हैं, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो। पूरा देश सेना के साथ खड़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल सही बात है एकदम। सेना के लिए हर व्यक्ति के लिए जज्बा बिल्कुल देखने को मिलता है। क्या आप भारत अमेरिका संबंध को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे जो रिपब्लिकन पार्टी से थे। अब जनवरी 2021 में बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। जो बाइडेन बतौर उपराष्ट्रपति 2013 भारत आए थे। भारत की जो विदेश नीति है वह बहुत सशक्त है। हमारे अमेरिका से संबंध पहले भी अच्छे थे, आने वाले समय में भी अच्छे ही रहेंगे। हमने ये देखा कि अमेरिका एक विकसित देश है और हम विकासशील देश है, लेकिन अभी लॉकडाउन जब लगा तो लॉकडाउन की स्थिति में भी अमेरिका को बहुत सारे मामलों में हमारे ऊपर निर्भर रहना पड़ा। अब 2020 का भारत है, यह सशक्त भारत है। भारत को पूरे विश्व की आवश्यकता है। अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध जो पहले थे वह आगे भी निरंतर ऐसे ही रहेंगे। जो वहां के राष्ट्रपति कोई नया बना हो, लेकिन जो विदेश नीति जो तय होती है वह बहुत सारे मामलों को लेकर तय होती है। भारत की विदेश नीति सशक्त है, भारत को पूरे विश्व की अभी आवश्यकता है, इसलिए भारत महत्वपूर्ण अपनी जिम्मेदारी सब जगह निभाता है। आज हमसे चर्चा करने के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारे लिए अमूल्य समय निकाला, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार। नमस्कार।